लास्ट वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन में हम पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज की इस वीडियो हम उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो देख लेते हैं क्या होती है सर्कुलर मोशन। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसकी मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। और जो सर्कुलर मोशन होती है वो टू टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो ऑब्जेक्ट की मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वो सर्कुलर पाथ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? द मोशन of an object on a circular path is called circular motion। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, मीन्स एक सर्किल है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू करती है और इस तरह से रोटेट हो रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल में मूव करती है तो उसकी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्किल के जो बीच में पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। तो ये सर्किल की रेडियस है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से चलना शुरू करती है, तो जब ऑब्जेक्ट जो है चलेगी तो उसके साथ साथ उसकी रेडियस भी मूव करेगी। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके साथ साथ जो है इसकी रेडियस भी मूव करती है। तो ये इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी और ये कुछ टाइम के बाद इसकी फाइनल पोजीशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो टू टाइप से मूव कर सकती है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। जब उसकी वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी तो उसकी मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? इफ the object moves with a constant velocity, then motion is known as uniform circular motion। if it moves with non uniform velocity, then its motion is known as non-uniform circular motion। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देख लेते हैं क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच उसकी रेडियस के बीच बना जो एंगल होता है
इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है मूव करती जाती है तो एंगल की वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जाती है, मींस एंगल चेंज होता जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जो रेडियस होती है उनके बीच बना जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल थीटा से। क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल बिटवीन the radius of object from initial point to the final point, final position is called angular displacement। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम थीटा से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट के मूव करने पर एंगल चेंज होता जाता है तो इसको हम डेल थीटा से नोट कर सकते हैं। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर? अब ये जो एंगल होता है इस एंगल को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर से सर्क्यूफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस, और रेडियस के बीच जो बना एंगल है इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो इस सर्क्यूफेरेंस की एक आर्क है ना, आर्क, तो इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और इसको डिनोट करते हैं डेल आर से। क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल थीटा से। तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो डेल थीटा तो इसी रहेगा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमने डेल आर से डिनोट किया है, तो इक्वल हो जाएगा डेल आर अपॉन में क्या आ जाएगा रेडियस, रेडियस क्या होती है आर। अगर बात करें यूनिट की तो देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा की यूनिट फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर है डेल आर, नीचे है आर। डेल आर होती है लेंथ ऑफ आर्क और आर जो होती है लेंथ ऑफ रेडियस। क्योंकि दोनों लेंथ हैं तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल मींस नो यूनिट। लेकिन एंगल को मापने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम कुछ स्केल्स यूज करते हैं, जैसे डिग्री, डिग्री स्केल, इसके लिए यूज करते हैं हम रेडियन स्केल, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेकंड स्केल, और मिनट में भी हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन सभी यूनिट्स में जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है रेडियन। रेडियन, ठीक है, रेडियन जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है? और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है? 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। तो इस तरह से हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन है तो अगर हम एक डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो एक डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? और अगर हम यहां से फाइंड करते हैं 1 रेडियन की वैल्यू, तो 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाई अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन है
तो अगर हम 90 डिग्री को राइट करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 180 90 जो था 180 का हाफ होता है, तो पाई का भी हाफ हो जाएगा, पाई अपॉन 2। 90 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 2। इसी तरह से अगर हम 60 डिग्री इक्वल लिखते हैं तो 60 जो होता है 180 का 3 टाइम होता है, मीन्स 180 का 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3। इसी तरह से अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू अगर राइट करते हैं तो 45 जो होता है ना वो पाई का 1/4 हो जाता है। 45 डिग्री इक्वल होता है 1 पाई अपॉन 4। इसी तरह से अगर हम 30 डिग्री राइट करेंगे, क्योंकि 30 जो है 180 का 1/6 है, तो ये जाएगा पाई अपॉन 6। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिनका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। 90 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 2, 60 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 3, 45 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 4 और 30 डिग्री होता है पाई अपॉन 6। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू करती है इस पॉइंट से, और फिर वो जो है ना 180 डिग्री घूम जाती है, तो इसका मतलब वो एंगल पाई कंप्लीट कर चुकी है, पाई रेडियन। और अगर वो कंप्लीट एक सर्किल घूम जाए, तो क्योंकि 180 होता है पाई और पूरा सर्किल में एंगल होता है 360, तो 360 180 का 2 टाइम होता है, तो 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई। तो इस तरह से हम डिग्री और रेडियन को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी होती है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट टाइम मींस 1 सेकेंड। क्लियर? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम is called angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है जिसे रीड करते हैं ओमेगा। क्लियर? तो इसको ओमेगा से नोट करते हैं, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से नोट करते हैं। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल थीटा, और टाइम इंटरवल को राइट करेंगे डेल टी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा इक्वल डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्लियर? और अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट राइट करने के लिए हम इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यूनिट राइट करने के लिए फॉर्मूला है डेल थीटा अपॉन डेल टी, जिसमें डेल थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो डेल थीटा की यूनिट तो होगी रेडियन, अपॉन में है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, या इसको हम राइट कर सकते हैं रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है। अगर इसकी बात करें डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो इसकी डायमेंशन राइट करने के लिए हम इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा इक्वल है डेल थीटा अपॉन डेल टी, और डेल टी जो है टाइम है। टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। कैपिटल टी ऊपर जाकर हो जाएगा टी की पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है टी की पावर -1। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration. It is denoted by अल्फा। इसको अल्फा से नोट करते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? तो एंगुलर एक्सेलरेशन को नोट करते हैं अल्फा, यहां पर आ जाएगा अल्फा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल ओमेगा, अपॉन में राइट कर सकते हैं डेल टी। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट राइट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट राइट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें अल्फा इक्वल है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। तो अल्फा की यूनिट फाइंड करने के लिए हम डेल ओमेगा की यूनिट यूज करेंगे। तो डेल ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन सेकंड इनवर्स। मतलब ऊपर आएगा रेडियन सेकंड इनवर्स और नीचे टाइम है, तो टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड की पावर 1, ऊपर अगर सेकंड की पावर -1, तो सेकंड की पावर -1 और नीचे से एक सेकंड की पावर -1, तो टोटल हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो ये आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम राइट कर सकते हैं रेडियन सेकंड की पावर -2। ये इसकी यूनिट है। अब अगर हम इसकी डायमेंशन राइट करते हैं तो देखते हैं डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन राइट करने के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1। मींस जो ओमेगा है उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन होगी टी की पावर -1। नीचे भी टाइम है तो एक और टी आ जाएगा, टी की पावर 1 ऊपर जाएगा टी की पावर -1, तो फाइनली टी की पावर हो जाएगी -2। तो ये इसकी डायमेंशन। क्लियर? और ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन, तो देख लेते हैं क्या होता है सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन। इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। और वो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से चलना शुरू करती है। ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं रेडियस, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन मूव कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। क्लियर? किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी होती है v, इसको v से नोट करते हैं। मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, और अब इस पॉइंट पर क्योंकि ये आगे की ओर जाएगी तो इस पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं v डैश, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन होती है। और मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई भी चेंज होता है तो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं v, इस पॉइंट पर वेलोसिटी को मान लेते हैं v डैश। यहाँ इसकी जो रेडियस है r, और इसको मान लेते हैं r डैश।
तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम मान लेते हैं डेल आर, इसको हम डेल आर से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर। तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करती हुई ऑब्जेक्ट की जो मोशन की डायरेक्शन होती है ना हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है, जिससे उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, जिसके कारण उसमें जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सर्किल के सेंटर की ओर होती है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन। अब हम इस एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं ये सर्किल का सेंटर है O, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। और अगर हम सेंटर से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें तो पॉइंट P पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और पॉइंट Q पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस ओर है। ये जो है V है, ये है V डैश, तो इसको मान लेते हैं डेल V, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डेल V। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक ट्राइंगल है OPQ और दूसरा ट्राइंगल है ABC। अब ये दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। तो अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो एक ही रेशियो में होती हैं। जैसे कि इसकी हम साइड ले लेते हैं OP, तो इसकी जो OP है वो इसकी AB के करस्पॉन्डिंग होगी। इसी तरह से अगर हम इसकी साइड ले लेते हैं PQ, तो ये इसकी BC के करस्पॉन्डिंग होगी। क्लियर। तो OP की वैल्यू क्या है, OP है R और AB क्या है, AB की वैल्यू है V। इसी तरह से PQ, PQ क्या है, P से Q की डिस्टेंस है डेल R। नेक्स्ट BC क्या है, BC है डेल B, ये जाएगा डेल B। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डेल वी आर की मल्टीप्लाई हो जाएगा V डेल R की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल V डॉट R इक्वल हो जाएगा V डॉट डेल R, मीन्स डेल R डॉट V। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें डेल T से, डिवाइडिंग बाई डेल T, डेल T से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल V अपॉन डेल T इंटू R इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल T इंटू V। तो डेल V अपॉन डेल T जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, और इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसी तरह से डेल R अपॉन डेल T जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, और इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो डेल V अपॉन डेल T की प्लेस पर तो आ जाएगा a, यहाँ पर राइट करेंगे a, इंटू में क्या है r इक्वल डेल R अपॉन डेल T क्या हो जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा v डॉट v, a डॉट r इक्वल v डॉट v, तो ए आर इक्वल क्या हो जाएगा v स्क्वायर। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्मॉल r आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पर जो ये a है ना ये एक्सेलरेशन है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होती है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करते हैं AC से। तो AC जो ना यहाँ पर सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। और क्योंकि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होती है तो इसको कहते हैं सेंट्रल पिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। तो हम इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। व्हेन an object moves on a circular path, then direction
of linear velocity continuously change by which n acceleration is produced in the direction of center of circle. Center of circle, this acceleration is known as central petal acceleration. It is denoted by AC. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिससे उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होती है। उसे कहते हैं सेंट्रल पेटल एक्सेलरेशन, और इसको एसी से डिनोट करते हैं, और एसी का फॉर्मूला होता है एसी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये जो है सेंट्रल पेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सेंट्रल पेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एसी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल पेटल फोर्स। सेंट्रल पेटल फोर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल पेटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रल पेटल फोर्स? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रस्सी है और उस रस्सी में हमने एक स्टोन बांधा हुआ है। तो अगर हम स्टोन में रस्सी को बांधकर अगर रस्सी को घुमाना शुरू करते हैं तो स्टोन जो होता है ना वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहता है। लेकिन अगर अचानक से ऐसा हो कि हम उस स्टोन को, मीन्स उस रस्सी को जो हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है उसको हम फ्री कर दें, छोड़ दें, तो क्या होगा? स्टोन जो है ना उस सर्कल से बाहर चला जाएगा जिसमें वो घूम रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो ना उस रस्सी को फ्री कर दिया। तो जब हम अपने हाथ में उस रस्सी को लेकर स्टोन को घुमाते हैं तो हमारा हाथ जो है उस सर्किल के सेंटर पर होता है, जिस सेंटर पर जो स्टोन है वो मूव कर रहा है। और जैसे हम उसे सेंटर से फ्री करते हैं तो वो जो है सर्किल के बाहर चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्किल का जो सेंटर होता है ना, ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करती हुई ऑब्जेक्ट पर सर्किल के सेंटर से एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रल पेटल फोर्स। क्लियर? When an object moves on a circular path, then it experiences a force in the direction of center of circle. This force is known as central petal force, and it is denoted by FC। इसको FC से डिनोट करते हैं। तो देख लेते हैं FC का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स F इक्वल ma।
जहां पर m उस ऑब्जेक्ट का मास है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, और a जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स राइट करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम नोट करेंगे Fc से, तो F के प्लेस पर आ जाएगा Fc, मास Ac रहेगा, एक्सेलरेशन को राइट करेंगे Ac, जो क्योंकि Ac होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC इक्वल होता है v²/r। तो AC के प्लेस पर हम राइट करेंगे v²/r, तो Fc इक्वल m, AC के प्लेस पर आएगा v²/r, तो फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Fc इक्वल mv²/r। क्लियर? मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो सर्किल के सेंटर से ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्किल की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? और इसका फॉर्मूला होता है Fc इक्वल mv²/r, और इस फोर्स की यूनिट वही होगी जो नॉर्मल फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो सर्किल का सेंटर ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर अट्रैक्ट करता है, लगने वाले इस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको Fc से डिनोट करते हैं। मतलब सर्किल का सेंटर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है अंदर की ओर, तो ऑब्जेक्ट भी सर्किल पर एक फोर्स, सेंटर पर एक फोर्स लगाएगी बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाली इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिनोट कर लेते हैं F से, तो ये जो F होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में उतना ही होता है, तो F इक्वल हो जाएगा -Fc। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।